हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं यह आधुनिक इतिहास, जो भारत का आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग 6 पार्ट कर चुके हैं, मतलब इसमें हम लोग 6 पार्ट कर चुके हैं। यह 7वां पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी, सविनय अवज्ञा आंदोलन और लाहौर अधिवेशन से संबंधित प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह देखिए, जो एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर बुक है, इसका हम लोग टॉपिक इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वन लाइनर प्रश्न। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे रोलेट एक्ट, ठीक ना। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यह क्रांतिकारियों का दमन करना था, मतलब जो भारत में क्रांतिकारी थे भारत के, तो वह उनका दमन करना था। ब्रिटिश शासन द्वारा यह रोलेट एक्ट लाया गया था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाने लगा। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि रोलेट एक्ट पारित कब हुआ था। तो मार्च 1919 में, यह आपको याद रखना है। और यह देखिए, यह 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में यह बना था, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस औपचारिक किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो यह रोलेट एक्ट को जाना जाता है। तो यह आपको याद रखना है। इसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के इसमें क्या होता था, व्यक्तियों को, मतलब जो आंदोलनकारी थे उसमें इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक ना। बिना बताए, बिना अपील, बिना दलील दिए उन्हें उठा लिया जाता था, ठीक ना। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा यह निर्णय लिया गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो स्वामी यह श्रद्धानंद थे, जो कि रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने के लिए यह सुझाव दिए थे, ठीक ना। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। तो रोलेट एक्ट कहा जाता है। इसका आपको याद रखना है, यह इसका नाम है, ठीक ना। अब इसे सामान्य बोलचाल में हम लोग रोलेट एक्ट कहा जाता है। तो यह बातें आपको याद रखना है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो ये रोलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक ना। यह बातें आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि नाइट की उपाधि लौटा दिए थे। एक मिनट, थोड़ा सा कलर इसमें सही मैच नहीं कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, आगे यहाँ से हम लोग देखेंगे कि रोलेट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी जब हुई थी, और उसी विरोध में ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। तो यह आपको याद रखना है। यह डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह जो आंदोलन, ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहाँ पे जनरल डायर था, वह निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवाकर
लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो यह आपको याद रखना है, ठीक ना, पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। आगे चलते हैं। पंजाब के पंजाब के अमृतसर पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकरन नायर थे जो कि इस्तीफा दे दिए थे, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो यह हंटर कमेटी, ठीक ना, हंटर कमेटी का गठन किया गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में गोली मारी थी? तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि माइकल ओ, जो जनरल डायर था माइकल ओ डायर, जो इसे लंदन में गोली मारी गई थी, वह उधम सिंह के द्वारा गोली मारी गई थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में उधम सिंह के परिवार को में जो जितने भी लोग थे मारे गए थे, इसी के मतलब यह बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मारी थी जनरल डायर को। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय की, ठीक ना, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में यह गठन हुआ था, नियुक्त हुए थे, आयोग नियुक्त हुआ था, ठीक। आगे चलते हैं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयब और एम.आर. जयकर आदि शामिल थे। तो यह आपको याद रखना है कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक जो कमेटी बनाई थी उसके अध्यक्ष थे जो मदन मोहन मालवीय थे, ठीक ना, और यह समिति बनी थी, यह आपको याद था, इसमें यह लोग सदस्य थे। आगे चलते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। तो इसमें प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से कि देखिए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 1885 में, ठीक ना, 1885 में ए.ओ. हुम के अध्यक्षता में यह बनी थी। फिर उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह फैला था। उसके बाद आता है 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट यह आया था। 1912 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द करके राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। उसको रद्द करके दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी बंगाल से 1909 में। फिर उसके बाद 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था, यह 1909 में। आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है फिर कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान हुआ था। तो यह कब हुआ था? 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में पूर्ण स्वतंत्रता का यह आह्वान हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ठीक ना। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि, ठीक ना। उसके बाद 1940 में आता है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। अब 1940 में क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग था वह पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए मतलब भारत का विभाजन की मांग यहाँ पे करने लगा, ठीक ना। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 1946 में जो कैबिनेट मिशन हुआ। फिर 1947 में जो भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति एवं भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। यहाँ पे 1947 में आपको इतनी बातें याद रखना है, जो पाकिस्तान की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन हुआ था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बात कही थी गांधी जी ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था, जो हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को देख कर जलियांवाला बाग से संबंधित था को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज
सहकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। तो यह आपको याद रखना है, यह हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने कहा था कि सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी, ठीक ना। उसके बाद आता है हमारा जो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। यहाँ पे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन हम इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी। तो देखिए भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो भारत में चलाए गए जो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था, तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना था। तो इसी के कारण यह खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी 1919 में, ठीक। उसके बाद 1920 में इलाहाबाद में जो आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। तो यह प्रश्न आपसे यहाँ से बनता है कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध कहाँ से किया गया था। तो 1920 में इलाहाबाद जो अधिवेशन हुआ था, ठीक ना, वहाँ से यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ से फिर पूछता है प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो शौकत अली, मोहम्मद अली, यह जो लोग थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो यह 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था। तो CR दास ने। किसने प्रस्तावित किया था। तो यह CR दास ने प्रस्तावित किया था, ठीक ना। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यह चित्तरंजन दास, जो CR दास थे, चित्तरंजन दास जो असहयोग आंदोलन के दौरान यह अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन के समय दिया था। आगे चलते हैं। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था। तो यह मुख्य परिणाम क्या था। तो हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे इसका मुख्य परिणाम था। उसके बाद आता है हमारा, ऊपर देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैसर ए हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी ने कब त्याग दी थी। तो यह असहयोग आंदोलन के दौरान त्यागी थी, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट मास मूवमेंट। जो प्रथम जन आंदोलन था यह असहयोग आंदोलन के दौरान चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। तो यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आता है चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो यह पूछा जा सकता है कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था यह कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को जो हुआ था यह चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक ना। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे। तो यह बरदौली में थे। कहाँ पे, बारदौली में थे जब चौरी चौरा जो कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। तो यह असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। तो किसने त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस से। तो आपको ये बातें याद रखना है, जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए जो कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था वह मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट थी और बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक ना। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास और श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रकाश जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यह सभी लोग वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन
के दौरान, ठीक ना। यह बातें आपको याद रखना। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है हमारा स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जरूर है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न आता है कि, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था पूछा जाता है। तो यह C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इसे स्थापित किया था। जो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, मार्च 1923 में की गई थी, और C.R. दास जो इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, ठीक ना, चुने गए थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? तो पद से त्याग पत्र दिया था तो C.R. दास। स्वराज पार्टी गठन के लिए जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह त्याग पत्र दे दिए थे C.R. दास, जो चित्तरंजन दास थे। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? तो स्वराज पार्टी की जो गठन हुआ था वह असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, C.R. दास तथा C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे हम लोग जानते हैं गांधी दास पैक्ट। मतलब गांधी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता, ये तीनों लोग के बीच जो समझौता था जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ से पॉइंट बनता है कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। यह पॉइंट यहाँ से बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। तो यह आपको याद रखना है, 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह इसकी अध्यक्षता की गई थी 1929 में। दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1929 में पारित किया गया था, ठीक ना। यह यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। तो यह झंडा फहराया था जो 31 दिसंबर 1929 की रात्रि की मध्यरात्रि को, जो कि रावी नदी के तट पर, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, जो कांग्रेस कार्य समिति थी वह पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को यह मनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो था कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया था? तो यह लाहौर अधिवेशन में जो था, इसे लाहौर अधिवेशन में 1929 में इसे निरस्त घोषित कर दिया गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए, फिर आता है हमारा साइमन कमीशन। क्या आता है यहाँ से? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, साइमन कमीशन जिसे हम लोग कहते हैं श्वेत कमीशन, इसे भी कहा जाता है, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किस वर्ष नियुक्त हुई थी? तो यह वर्ष 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? अगर पूछा जाए तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु यह इसका गठन किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें, ठीक है। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। आगे चलते हैं। देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। यही जो साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की डंडा लगने से जो लाठीचार्ज हुआ था,
ठीक ना। इसी के विरोध में इन्हें डंडा लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को ही दी गई थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ से पॉइंट फिर आता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति थी बर्केन हेड थे जो साइमन कमीशन की नियुक्ति किए थे। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो साइमन कमीशन का जो समर्थन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो बर्केन हेड के सर्वसम्मति से चुनौती के रखी गई थी, ठीक ना। यह समकक्ष रखी गई थी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का समर्थन किया था? तो यह मुस्लिम लीग जो था यह किसके समर्थन नेतृत्व में? तो ये मोहम्मद शफी के नेतृत्व में यह समर्थन किया था साइमन कमीशन का। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे देखिए ये बात हुई कि जो मोतीलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में जो समिति थी वह अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिससे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमेनियन संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद हमारा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से आता है, तो इसमें थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ से पॉइंट बनता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन, ठीक ना। लाहौर अधिवेशन जो था इसी में कार्यकारी कमेटी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लाहौर अधिवेशन में, ठीक ना। इसमें आता है हमारा महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो यह दांडी से, गुजरात से यह प्रारंभ किया था, ठीक ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद यहाँ से पॉइंट बनता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यह यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उसमें कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ? तो यह 78 जो अनुयायी थे, और यह हुआ था स्टार्ट 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था जो साबरमती आश्रम से, और यह 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी थे, ठीक। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो यह बेबर मिलर को अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे। यह एक विदेशी पत्रकार था, ठीक ना। आगे चलते हैं। गांधी जी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पे थे? तो यह थे यरवदा जेल में थे। कहाँ पे? यरवदा जेल में थे जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोला था धरासाना नमक गोदाम पर। तो यह उस समय गांधी जी जो थे यरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यह किया था जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं। पॉइंट यहाँ से फिर बनता है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यह गिरफ्तार हुए थे शामिल होने के कारण। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो असफल हुआ तो उस समय फिर गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रमों पर अत्यधिक समय महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोली चलाने से गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे जो गोली चलाने से इनकार कर दिए थे। आगे चलते हैं। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध
विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो यह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचलानपल्ली से वेद रायण तक की यात्रा की थी। तो यह एग्जाम में पूछा जा यहाँ से भी। जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। जियात रंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह चंपारण बिहार से थी। प्रभावती देवी थी जो कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी चंपारण बिहार से। आगे चलते हैं। देखिए, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है ना। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध जो आंदोलन विरुद्ध आंदोलन इसे कहा गया। तो विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो यह आपको याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह भाग था विरुद्ध आंदोलन। आगे चलते हैं। एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि देखिए, एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो यह आपको याद रखना है, 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1930 में। यह बातें आपको याद रखना। इसमें हम लोग सभी पॉइंट आज देखे इसमें। तो आप लोग को यह प्रश्न वीडियो में कैसे लगे तो बताइए कमेंट बॉक्स में एक बार। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।